गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्यों जिनमें प्रशा, बवेरिया, सैक्सनी आदि को आपस में मिलाकर 1871 में एक राष्ट्र राज्य व जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया। इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नाम जर्मनी का एकीकरण है। इसके पहले यह भूभाग अर्थात जर्मनी 39 राज्यों में बंटा हुआ था। इसमें से ऑस्ट्रियाई साम्राज्य तथा प्रशा राजतंत्र अपने आर्थिक तथा राजनीतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध थे। फ्रांस की क्रांति द्वारा उत्पन्न नवीन विचारों से जर्मनी प्रभावित हुआ था। नेपोलियन ने अपनी विजयों द्वारा विभिन्न जर्मन राज्यों को राइन संघ के अंतर्गत संगठित किया, जिससे जर्मन राज्यों को एक साथ रहने का एहसास हुआ। इससे जर्मनी में एकता की भावना का प्रसार हुआ। यही कारण था कि जर्मन राज्यों ने वियना कांग्रेस के समक्ष उन्हें एक सूत्र में संगठित करने की पेशकश की, पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वियना कांग्रेस द्वारा जर्मन राज्यों की जो नवीन व्यवस्था की गई, उसके अनुसार उन्हें शिथिल संघ के रूप में संगठित किया गया और उसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया को बनाया गया। राजवंश के हितों को ध्यान में रखते हुए विविध जर्मन राज्यों का पुनरुद्धार किया गया। इन राज्यों के लिए एक संघीय सभा का गठन किया गया, जिसका अधिवेशन फ्रैंकफर्ट में होता था। इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित न होकर विभिन्न राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ये शासक नवीन विचारों के विरोधी थे और राष्ट्रीय एकता की बात को नापसंद करते थे, किंतु जर्मन राज्यों की जनता में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थी। यह नवीन व्यवस्था इस प्रकार थी कि वहां ऑस्ट्रिया का वर्चस्व विद्यमान था। इन जर्मन क्षेत्रों में लगभग 39 राज्य थे जिनका एक संघ बनाया गया था। जर्मनी के विभिन्न राज्यों में चुंगी करके अलग अलग नियम थे, जिनसे वहां के व्यापारिक विकास में बड़ी अड़चनें आती थी। इस बाधा को दूर करने के लिए जर्मन राज्यों ने मिलकर चुंगी संघ का निर्माण किया। यह एक प्रकार का व्यापारिक संघ था जिसका अधिवेशन प्रति वर्ष होता था। इस संघ का निर्णय सर्वसम्मत होता था। अब सारे जर्मन राज्यों में एक ही प्रकार का सीमा शुल्क लागू किया गया। इस व्यवस्था से जर्मनी के व्यापार का विकास हुआ, साथ ही इसने वहां एकता की भावना का सूत्रपात भी किया। इस प्रकार इस आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकता की भावना को गति प्राप्त हुई। वास्तव में जर्मन राज्यों के एकीकरण की दिशा में यह पहला महत्वपूर्ण कदम था। फ्रांस की क्रांतियों का प्रभाव। जर्मनी की जनता में राष्ट्रीय भावना कार्य कर रही थी। देश के अंदर अनेक गुप्त समितियां निर्मित हुई थी। ये समितियां नवीन विचारों का प्रसार कर रही थी। यही कारण था कि 1830 और 1848 की फ्रांस में होने वाली क्रांतियों का प्रभाव वहां भी पड़ा और वहां की जनता ने भी विद्रोह कर दिया। यद्यपि ये क्रांतियां सफल नहीं हुई, तथापि इससे देश की जनता में राजनीतिक चेतना का आविर्भाव हुआ। 1860 में जब इटली की राष्ट्रीय एकता का कार्य काफी पूरा हो गया, तब जर्मन जनता में भी आशा का संचार हुआ और वह भी एकीकरण की दिशा में गतिशील हुई। जर्मनी के एकीकरण का कार्य पिडमोंट के राजा के नेतृत्व में हो रहा था। इसी तरह जर्मन देशभक्तों ने प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण के कार्य को संपन्न करने का निश्चय किया। इस समय प्रशा का शासक विलियम प्रथम तथा चांसलर बिस्मार्क था, किंतु इन जर्मन देशभक्तों के समक्ष दो प्रमुख समस्याएं थी। पहली समस्या थी ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से छुटकारा पाना और दूसरी थी जर्मन राज्यों को प्रशा के नेतृत्व में संगठित करना। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का भी बहुत
महत्वपूर्ण स्थान है। बिस्मार्क का जन्म 1815 में ब्रेडनबर्ग के एक कुलीन परिवार में हुआ था। बिस्मार्क की शिक्षा बर्लिन में हुई थी। 1847 में वह प्रशा की प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुना गया। वह जर्मन राज्यों की संसद में प्रशा का प्रतिनिधित्व करता था। वह नवीन विचारों का प्रबल विरोधी था। 1859 में वह रूस में जर्मनी के राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ। 1862 में वह पेरिस का राजदूत बनाकर भेजा गया। इन पदों पर रहकर वह अनेक लोगों के संपर्क में आया। उसे यूरोप की राजनीतिक स्थिति को भी समझने का अवसर मिला। 1862 ईस्वी में प्रशा के शासक विलियम प्रथम ने उसे देश का चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति का समर्थक था। उसकी रुचि लोकतंत्र और संसदीय पद्धति में नहीं थी। वह सेना और राजनीति के कार्य में विशेष रुचि रखता था। इन्हीं पर आश्रित होकर वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता था। वह प्रशा को सैनिक शक्ति से मजबूत और यूरोप की राजनीति में उसके वर्चस्व को कायम करना चाहता था। वह ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से निकाल बाहर कर प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण चाहता था। वह सभाओं और भाषणों में विश्वास नहीं करता था। वह सेना और शस्त्र द्वारा देश की समस्याओं को सुलझाना चाहता था। वह अवैधानिक कार्य करने में भी नहीं हिचकता था। प्रशा की सैनिक शक्ति में वृद्धि कर तथा कूटनीति का सहारा लेकर उसने जर्मन राज्यों के एकीकरण के कार्य को पूरा किया। इस कार्य को पूरा करने के लिए उसने 3 प्रमुख युद्ध लड़े। इन सभी युद्धों में सफल होकर उसने जर्मन राज्यों के एकीकरण के कार्य को पूरा किया। इससे यूरोपीय इतिहास का स्वरूप ही बदल गया। जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रथम डेनमार्क से युद्ध हुआ 1864 ईस्वी में। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने अपनी शक्ति का प्रहार डेनमार्क के राज्य पर किया। जर्मनी और डेनमार्क के बीच 2 प्रदेश विद्यमान थे जिनके नाम श्लेस्विग और हॉलस्टीन थे। ये दोनों प्रदेश सदियों से डेनमार्क के अधीन थे पर इसके भाग नहीं थे। हॉलस्टीन की जनता जर्मन थी जबकि श्लेस्विग के आधे जर्मन और आधे डेन थे। 19वीं सदी में अन्य देशों की तरह डेनमार्क में भी राष्ट्रीयता की लहर फैली, जिससे प्रभावित होकर डेन देशभक्तों ने देश के एकीकरण का प्रयत्न किया। वे चाहते थे कि उक्त दोनों राज्यों को डेनमार्क में शामिल कर उसकी शक्ति को दृढ़ कर लिया जाए। फलस्वरूप 1863 में डेनमार्क के शासक क्रिश्चियन दशम ने उक्त प्रदेशों को अपने राज्य में शामिल करने की घोषणा कर दी। उसका यह कार्य 1852 ईस्वी में संपन्न लंदन समझौते के विरुद्ध था। इसीलिए जर्मन राज्यों ने इसका विरोध किया। उन्होंने यह मांग की कि इन प्रदेशों को डेनमार्क के अधिकार से मुक्त किया जाए। प्रशा ने भी डेनमार्क की इस नीति का विरोध किया। बिस्मार्क ने सोचा कि डेनमार्क के खिलाफ युद्ध करने का यह अनुकूल अवसर है। वह इन प्रदेशों पर प्रशा का अधिकार स्थापित करने का इच्छुक था। इस कार्य को वह अकेले न कर ऑस्ट्रिया के सहयोग से पूरा करना चाहता था ताकि प्रशा के खिलाफ कोई विपरीत प्रतिक्रिया न हो। ऑस्ट्रिया ने भी इस कार्य में प्रशा का सहयोग करना उचित समझा। इसका कारण यह था कि यदि प्रशा इस मामले में अकेले हस्तक्षेप करता तो जर्मनी में ऑस्ट्रिया का प्रभाव कम हो जाता। इसके अतिरिक्त वह 1852 के लंदन समझौते का पूर्ण रूप से पालन करना चाहता था। इस प्रकार प्रशा और ऑस्ट्रिया दोनों ने सम्मिलित रूप से डेनमार्क के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने का निश्चय किया। फलस्वरूप 1864 में उन्होंने डेनमार्क पर आक्रमण किया। डेनमार्क पराजित हो गया। उसने आक्रमणकारियों के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार श्लेस्विग और हॉलस्टीन के साथ साथ लायनबुर्ग के अधिकार से भी वंचित
होना पड़ा। गेस्टिन का समझौता। इस समझौते के अनुसार श्लेस्विग और हॉलेस्टीन के प्रदेश तो डेनमार्क से ले लिए गए, पर इस लूट के माल के बंटवारे के संबंध में प्रशा और ऑस्ट्रिया में मतभेद हो गया। इस प्रश्न को लेकर दोनों के बीच काफी कटुता उत्पन्न हो गई। ऑस्ट्रिया अपनी आंतरिक स्थिति के कारण युद्ध करने के पक्ष में नहीं था, जबकि प्रशा इस प्रसंग के माध्यम से ऑस्ट्रिया को जर्मन राज्य संघ में कमजोर करना चाहता था। अतः दोनों के बीच 14 अगस्त 1865 में गेस्टिन नामक स्थान पर समझौता हो गया। इसके अनुसार श्लेस्विग प्रशा को दे दिया गया, हॉलेस्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया, लाइनबर्ग का प्रदेश प्रशा ने खरीद लिया, जिसका मूल्य ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। यह समझौता बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय थी। वह इसे एक अस्थायी समझौता मानता था जिसकी अवहेलना कभी भी की जा सकती थी, अतः आगे चलकर इसके खिलाफ प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। वास्तव में बिस्मार्क की इच्छा ऑस्ट्रिया को युद्ध में परास्त कर उसे जर्मन संघ से बहिष्कृत करना था। इस दिशा में उसने तैयारी करनी आरंभ कर दी थी। वह यह कार्य सरल नहीं समझता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया यूरोप का एक महत्वपूर्ण राज्य था और उस पर आक्रमण करने से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ सकता था। अतः ऑस्ट्रिया के खिलाफ सैनिक कार्यवाही करने से पूर्व बिस्मार्क अन्य राज्यों की मंशा जान लेना चाहता था। इस प्रकार युद्ध के पूर्व उसने कूटनीतिक चाल द्वारा अन्य राज्यों को संभावित प्रतिक्रिया को समझ लेना आवश्यक समझा। ग्रेट ब्रिटेन के इस युद्ध में हस्तक्षेप करने की संभावना नहीं थी, क्योंकि वह एकाकीपन की नीति पर चल रहा था। रूस बिस्मार्क का मित्र था। उसने फ्रांस को लालच देकर युद्ध में तटस्थ रहने का आश्वासन प्राप्त कर लिया। नेपोलियन तृतीय ने तटस्थ रहना राष्ट्रीय हित में उचित समझा। उसने यह सोचा कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के युद्धों से उसकी शक्ति क्षीण होगी और इस स्थिति से फ्रांस को विकास करने का अवसर प्राप्त होगा। 1866 में प्रशा और इटली के बीच संधि हो गई, जिसके अनुसार इटली ने युद्ध में प्रशा का साथ देने का आश्वासन दिया। इसके बदले बिस्मार्क ने युद्ध में सफल होने के पश्चात इटली को वेनेशिया देने का वचन दिया। इस संधि की सूचना पाकर ऑस्ट्रिया बड़ा चिंतित हुआ। अब ऑस्ट्रिया और प्रशा की सैनिक तैयारियां तीव्र गति से चलने लगी। इस प्रकार प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। अब युद्ध के लिए केवल अवसर ढूंढने की आवश्यकता थी। श्लेस्विग और हॉलेस्टीन संबंधी समझौते में युद्ध के कारणों को ढूंढ निकालना कोई कठिन कार्य नहीं था। 1866 में प्रशा को यह अवसर प्राप्त हुआ और उसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इटली प्रशा का साथ दे रहा था। यह युद्ध सेडोवा के मैदान में दोनों के बीच 7 सप्ताह तक चला, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। इस युद्ध की समाप्ति प्राग की संधि द्वारा हुई, जिसकी शर्तें थी। पहली शर्त थी ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में जो जर्मन संघ बना था वह समाप्त कर दिया गया। दूसरी शर्त थी श्लेस्विग और हॉलेस्टीन प्रशा को दे दिए गए। तीसरी, दक्षिण के जर्मन राज्यों की स्वतंत्रता को मान लिया गया। चौथी, वेनेशिया का प्रदेश इटली को दे दिया गया। पांचवी, ऑस्ट्रिया को युद्ध का हर्जाना देना पड़ा। जर्मन राजसंघ की स्थापना। इस युद्ध के फलस्वरूप जर्मन राज्यों से ऑस्ट्रिया का वर्चस्व समाप्त हो गया। अब वहां प्रशा का प्रभाव कायम हो गया। इस युद्ध के बाद प्रशा को अनेक नवीन प्रदेश मिले, जिसके कारण अब वह यूरोप का शक्तिशाली राज्य माना जाने लगा। अब बिस्मार्क भी यूरोप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। प्रशा की इस सफलता ने परोक्ष रूप से फ्रांस की भावी पराजय का संकेत दिया। इस प्रकार इस युद्ध से प्रशा को अनेक लाभ हुए। हेनोवर, हेस-केसल, नासो और फ्रैंकफर्ट प्रशा के राज्य में शामिल कर लिए गए।
इसके बाद उसने जर्मन राज्यों को नए सिरे से अपने नेतृत्व में संगठित करने का प्रयास किया, किंतु दक्षिण राज्यों के विरोध के कारण ऐसा करना संभव नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में यह उचित समझा गया कि 4 दक्षिण जर्मन राज्यों को छोड़कर, जिनमें बवेरिया, वुर्टमबर्ग, बादेन और हेंस थे, शेष जर्मन राज्यों का संगठन प्रशा के नेतृत्व में बना लिया जाए। बिस्मार्क ने ऐसा ही किया। इस प्रकार उसने उत्तरी जर्मन राज्यों का गठन कर लिया। इसमें 21 जर्मन राज्य शामिल थे। इस नवीन संघ का अध्यक्ष प्रशा को बनाया गया। बिस्मार्क इस संघ का प्रथम चांसलर नियुक्त हुआ। वह वहां गठित होने वाली संघीय परिषद का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इस परिषद में कुल 43 सदस्यों में से 17 सदस्य प्रशा के थे। संघ के अध्यक्ष के रूप में प्रशा के राजा को अनेक महत्वपूर्ण कार्य जैसे युद्ध और शांति को संपादित करने का अधिकार था। दूसरी सभा का नाम लोकसभा था, जिसके सदस्य वयस्क मताधिकार के अनुसार जनता द्वारा चुने जाते थे। इस प्रकार बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की दिशा में काफी आगे बढ़ गया। अब उसके लिए केवल अंतिम कार्य करना शेष था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने फ्रांस से अंतिम युद्ध किया, क्योंकि उसे पराजित किए बिना दक्षिण के 4 जर्मन राज्यों को जर्मन संघ में शामिल करना असंभव था। उधर फ्रांस ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशा की विजय से अपने को अपमानित महसूस कर रहा था। उसका विचार था कि दोनों के बीच चलने वाला युद्ध दीर्घकालीन होगा, किंतु आशा के विपरीत यह युद्ध जल्दी समाप्त हो गया, जिसमें प्रशा को सफलता मिली। फ्रांस के राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय ने अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः जीवित करने के लिए फ्रांस की सीमा को राइन नदी तक विस्तृत करने का विचार किया, किंतु वह इस कार्य में सफल नहीं हो सका। बिस्मार्क अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा फ्रांस की हर इच्छा को असफल करता रहा। नेपोलियन ने हॉलैंड से लक्जमबर्ग लेना चाहा, पर बिस्मार्क के विरोध के कारण वह संभव न हो सका। इसमें दोनों के बीच कटुता की भावना निर्मित हो गई। फ्रांस समझता था कि प्रशा के उत्कर्ष के कारण उसकी स्थिति नाजुक हो गई है। उधर प्रशा भी फ्रांस को अपने मार्ग का बाधक मानता था। फलस्वरूप दोनों देशों के अखबार एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने लगे। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध आवश्यक प्रतीत होने लगा। स्पेन की राजगद्दी का मामला। इसी बीच स्पेन में उत्तराधिकार का प्रश्न उपस्थित हो गया, जिससे वहां गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। 1863 ईस्वी में स्पेन की जनता ने विद्रोह करके रानी इसाबेला द्वितीय को देश से निकाल दिया और उसके स्थान पर प्रशा के सम्राट के रिश्तेदार लियोपोल्ड को वहां का नया शासक बनाने का विचार किया। नेपोलियन इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा होने से स्पेन पर भी प्रशा का प्रभाव स्थापित हो जाता। फ्रांस के विरोध को देखते हुए लियोपोल्ड ने अपनी उम्मीदवारी का परित्याग कर दिया, किंतु फ्रांस इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने यह आश्वासन चाहा कि भविष्य में भी प्रशा का कोई राजकुमार स्पेन का शासक नहीं होगा। यह नेपोलियन की मनमानी और प्रशा का अपमान था। अतः इस घटना के कारण 15 जुलाई 1870 को फ्रांस ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध सेडान के मैदान में लड़ा गया, जिसमें नेपोलियन तृतीय पराजित कर दिया गया। जर्मन सेनाएं फ्रांस के अंदर तक घुस गई। 20 जनवरी 1871 को पेरिस के पतन के पश्चात युद्ध समाप्त हो गया। अंततः दोनों के बीच एक संधि हुई, जो इतिहास में फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से विख्यात है। इसकी शर्तें थी, पहली है, फ्रांस को अल्सास और लॉरेन के प्रदेश प्रशा को सौंपने होंगे। फ्रांस को युद्ध का हर्जाना 20 करोड़ पाउंड देना होगा। तीसरी है, हर्जाने की अदायगी तक जर्मन सेना फ्रांस में बनी रहेगी। यह संधि फ्रांस के लिए अत्यंत अपमानजनक सिद्ध हुई
और इसके परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए। इस संधि ने दोनों के बीच दुश्मनी की जड़ें मजबूत कर दी, लेकिन इससे जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, जर्मन साम्राज्य का गठन हुआ। सीडान के युद्ध के बाद दक्षिण जर्मनी के 4 राज्यों बवेरिया, बादेन, वुर्टमबर्ग, हेंग को जर्मन संघ में शामिल कर उसे जर्मन साम्राज्य एक नया नाम दिया गया। प्रशा का राजा जर्मनी का भी शासक घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। 18 जनवरी 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम का राज्याभिषेक जर्मनी के सम्राट के रूप में हुआ। इस असंभव से लगने वाले कार्य को पूर्ण करने का श्रेय बिस्मार्क को है।